आउटकम जरा आपसे समझना चाहता हूं, कैसे क्या देखा जाए? देखिए, जो दिखता है वो ये है, जो बजट सत्र में जिस तरह से सरकार पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में थी और घबराई हुई थी। और ये सेशन जो सत्र था 12 तारीख को समाप्त होने वाला था, जो आधिकारिक घोषणा थी, पर उस आपने देखा कि वो फ्राइडे को ही समाप्त कर दिया गया। एक जो चीज लग रही है वो ये लग रही है कि जो सरकार के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विपक्ष के साथ उनका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि पिछली लोकसभा में जितना आक्रामक सत्ता पक्ष था, वो सारी की सारी आक्रामकता इस समय इनकी संख्या बल के कारण खराब हो गई है, कमजोर हो गई है। अब ये आक्रामक बने रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे। आप देख रहे हैं कि जो धनखड़ साहब हैं, उनका जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है कि वो जिस तरह से उन्होंने पिछला सत्र चलाया राज्यसभा का, वो इस बार भी वैसे ही चलाना चाहते थे। अब इस बार पूरी की पूरी राज्यसभा बदली हुई है। मतलब राज्यसभा की संख्या में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं हुई है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट, क्योंकि राज्यसभा का कंपोजिशन एक अलग तरह का होता है। पर टोटलिटी में जो विपक्ष जिस तरह से लोकसभा में हावी हो रहा है और विपक्ष को अब दबा नहीं पा रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन राज्यसभा में भी नजर आ रहा है। जी। देखिए, आप प्रधानमंत्री तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में बहुत कम नजर आते हैं, और अमित शाह भी बहुत कम नजर आते हैं। मतलब बहुत, सबसे ज्यादा अगर कोई नजर आता है तो ये राजनाथ सिंह नजर आते हैं कई बार, या पीयूष गोयल इधर नजर आते हैं राज्यसभा में। सरकार को बचाने का काम जो अभी तक चल रहा था वो लोकसभा में स्पीकर कर रहे थे और राज्यसभा में धनखड़ कर रहे थे। अगर आपने धनखड़ साहब का वो सुना हो, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे पार्लियामेंट जब शुरू हुई, तब जब उन्होंने कहा कि मैं एकलव्य हूँ आरएसएस को लेकर, उन्होंने जो अपने आप को कहा कि वो आरएसएस का सदस्य बनना चाहते थे पर नहीं बन पाए, या उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि मैं आपको दूसरा ऐसा सभापति हूँ जो आपको सुन रहा हूँ, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भाषण देते हुए सुन रहा हूँ। जिस तरह का एटीट्यूड इन लोगों का रहा है, धनखड़ साहब का और स्पीकर महोदय का, वो पिछले सत्र तक तो चल गया, पर इस बार विपक्ष चलने नहीं देगा। ये पूरा का पूरा जो आप कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं, ये सत्ता पक्ष जिस तरह से कमजोर हो गया है, पूरी तरह से कमजोर हो गया है, उसी का रिफ्लेक्शन है। और आप आज अगर ये अश्विनी वैष्णव ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, उन्होंने क्या कहा, अगर आप उनका पूरा रिपीट करें जो उन्होंने कहा, 4 बार या 3 बार से ज्यादा उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और उसको लेकर जो वो आस्था प्रकट कर रहे हैं कि मतलब बाबा साहब अंबेडकर का इतना, उसको नाम को इतना प्रोटेक्शन कवर के तौर पे इस्तेमाल करना एक बड़े संकट से बचने के लिए। अब आप बताइए कि जिस संविधान को बदलने के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते थे और जिस संविधान को बदलने के मुद्दे पर आप 400 सीटें प्राप्त करना चाहते थे, आज उस संविधान को बाबा साहब के नाम से एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए या उसको रोकने के लिए इम्प्लीमेंटेशन। उसका बुनियादी कारण क्या है? उसका बुनियादी कारण सिर्फ एक चीज है कि जो अलाइज हैं, अलाइज में भी जो खास करके बिहार के अलाइज हैं, जो जेडीयू और चिराग पासवान हैं, जिनका बहुत जबरदस्त विरोध है। अगर आपने देखा हो कि बिहार में दो चीजों को लेकर, एक तो वक्फ को लेकर मुसलमान बहुत एजिटेटेड हैं जी। और अगर आपने देखा हो कि वक्फ के संशोधन विधेयक पर
जेडीयू के जो सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया पूरे के पूरे सरकार को, और उसको लेकर जो जेडीयू में विभाजन हुआ बिहार में पूरा का पूरा, वो बहुत अलार्मिंग है। मतलब उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर ये वक्त का मामला अगर जेपीसी को नहीं जाता और सरकार अगर उसको पेश कर देती तो होता ये कि ये सरकार गिर सकती थी, क्योंकि जेडीयू में पूरा विभाजन हो गया था, पहली चीज। दूसरा चीज ये कि वहां के जो मुस्लिम लोग हैं, अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़, ये दो चीजें हैं। चिराग पासवान ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया फैसला, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये इस फैसले से जो SC/ST हैं, SC हैं जो खासकर बिहार में, उनमें आपस में डिवीजन हो जाएगा। मतलब वो उसमें सब कास्ट जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, जिनको आप शामिल करेंगे या नहीं करेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ। तो उन्होंने इसको ये बनाया मुद्दा कि ये इसके कारण शेड्यूल कास्ट में या पिछड़े वर्ग में विभाजन हो जाएगा, और सारे के सारे लोग चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ हो जाते और जेडीयू के खिलाफ हो जाते। तो ये जो चल रहा है कि सरकार चीजों को, एक तो दो चीजें, एक तो जिस तरह से बैसाखियों पर खड़ी हुई है, समर्थन पर खड़ी हुई है, वो बड़ा मुद्दा है, और दूसरा ये उसकी बातें मानना जरूरी हो गया, और दूसरा ये बिहार में चुनाव है। तीसरा ये कि ये जो पूरे एपिसोड्स हुए हैं अभी, मतलब खासकर बांग्लादेश का जो एपिसोड हुआ, ये विनेश फोगाट का जो एपिसोड हुआ, इसने पूरे के पूरे सरकार के मनोबल को तोड़ दिया है। और मैं ये मानता हूं, आज रात को 9 साढ़े 9 बजे विनेश फोगाट का फैसला आने वाला है जी, जो पेरिस से। आपकी ये डिबेट तब तक खत्म हो चुकेगी, तब तक अगर विनेश फोगाट का जो सिल्वर है वो शेयर नहीं होता है, और जो आर्बिट्रेशन, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, वो अगर विनेश के पक्ष में फैसला नहीं देता है, बहुत करके तो दे देगा क्योंकि उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ओलंपिक्स के आगे वाले खेलों के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हमारे यहाँ भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सालवे साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो ये जो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस समय सरकार जिस तरह के संकट में फंसी हुई है, वो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पर नजर आ रहा है। कोई एक मुद्दा नहीं है जिसको हम कहें कि सरकार बचाव की मुद्रा में है। और ये प्रधानमंत्री का वायनाड जाना भी उसी क्रम का एक हिस्सा है कि वो थोड़ा सा, आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह से ट्वीट करके, थैंक यू मोदी जी, you took a good decision, it is a good decision। ये पूरा दिखाता है कि मोदी जी या प्रधानमंत्री या उनके जो तमाम लोग हैं, जिस इस समय, और आप मान लीजिए कि वो हो सकता है कि जिस अभी जो मिले हैं वो घायलों से और जिन लोगों से मिले, उसके बाद वो हो सकता है नेशनल डिजास्टर उसको घोषित कर दें। मतलब ये मान के वो एक नेशनल डिजास्टर घोषित करने के लिए एक एक्सक्यूज के लिए वहां गए हैं, जहां वायनाड में, कि वो घोषित करना जरूरी है। क्योंकि केरल को अगर आप जानते हो राजीव जी, तो जिस तरह से केरल के लोगों ने फ्लड्स का वहां मुकाबला किया, कोविड का मुकाबला किया जी। केरल के लोग जो विदेशों में हैं, जितना पैसा भेजते हैं वहां से, वो मोहताज नहीं है किसी चीज के। पर ये एक अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के सामने कि वो अपोजिशन को कैसे विन ओवर कर लें, अपोजिशन का जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको कैसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें जी। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो इस समय चल रही हैं, वो ये जो दिखाती हैं, वो ये दिखाती हैं कि सरकार इस समय घबराई हुई है। और वो घबराहट आपको
आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रमुखता से नजर आएगी। बांग्लादेश का मामला बहुत हार्ड होता जा रहा है और उसमें विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली, विपक्ष की भूमिका की आपने देखा ना 1971 में मिसेस गांधी ने जब एक्शन लिया बांग्लादेश में तो विपक्ष ने पूरा समर्थन किया था मिसेस गांधी को जी। वाजपेयी जी उनके साथ खड़े हुए थे। आज मोदी जी अपेक्षा करेंगे कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हों, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ, और बहुत अलार्मिंग है पूरा का पूरा मामला। और वो जो मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को हैंड ओवर कीजिए और थ्रेटन कर रहे हैं, बहुत देश में, मोदी जी के सामने नहीं कह रहा हूं, मतलब देश के सामने इस समय बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मोदी जी तो खैर ठीक हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारा ये शेख हसीना का मामला जो है ये इंडिया के द्वारा क्रिएट किया हुआ भी है, क्योंकि इसमें हमारी भी बहुत सारी भूमिका है। पर इस समय जो नेशनल मामला बन रहा है उसमें पूरे विपक्ष की भूमिका, और उसमें मोदी जी को, राहुल गांधी की और विपक्ष की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अभी होना बाकी है और इसमें खासकर बांग्लादेश से जो खबरें भारत के लिए आ रही हैं वो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, और इसलिए भी एक चुनौती है नरेंद्र मोदी की सरकार के आगे, नरेंद्र मोदी जी के आगे। और जब विदेश का मामला है तो देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकजुट हो जाते हैं। अभी इसी मसले पर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक से नरेंद्र मोदी जी नाराज थे। आखिर ऐसा क्यों था ये मोदी जी बताएंगे, लेकिन ऐसे मसले पर नरेंद्र मोदी जी को भी होना चाहिए था। गर्ग साहब अभी बता रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अमूमन सदन से भी नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ देश के गृह मंत्री भी नाराज नजर आए। आप देख लीजिए, याद कीजिए कितने दिन सदन